अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद हम 2026 में दाखिल हो जाएंगे। ज़रा पीछे मुड़ के देखते हैं कि 2025 हमारे लिए क्या लाया, हमने क्या खोया, क्या पाया। ये वो साल था जिसमें पाकिस्तान ने सख्त तरीन हालात के बावजूद अपने दिफा का भरपूर मुजाहिरा किया, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पे भारत के 7 तैयारे मार गिराए और अपनी अस्करी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये वो वक्त था जहाँ पे बड़े बड़े जरीदों ने पाकिस्तान के हवाले से ये लिखा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने कम वक्त में अपनी पजीराई को कायम रखा और अपने मुल्क के हवाले से फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई इस जरीदे में, जिसमें शहबाज शरीफ के बारे में भी कई बातें हुई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी कई बातें की गई, जिसमें ये कहा कि पाकिस्तान को इनकी सरबराही में जो है, इनकी सरपरस्ती में जो है वो तरक्की और कामयाबी भी मिली है। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई ममालिक कम वक्त में हासिल नहीं कर सके। 2025 सिर्फ महाज की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुल्क की सियासत में भी हलचल नजर आई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाई गई, नई अदालतों का कयाम हुआ और फिर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली चीज़ 2025 में ये थी कि आखिर बानी पीटीआई अडियाला जेल से कब रिहा होंगे, क्या इनकी रिहाई आने वाले साल में मुतवक्के है या नहीं। खेलों के मैदान से भी कई खबरें मौसूल हुई। अंडर 19 क्रिकेट ने भी भारत को शिकस्त दी और पाकिस्तान ने एक अच्छे मार्जिन से भारत को हराया और इस तरह की कई खबरें, कई खुशियां, कई गम जो है वो हमने 2025 में देखे। अब देखना यह है कि आने वाला साल यानी 2026 हमारे लिए क्या लेकर आया है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार अत्तर जावेद साहब, इनके हमरा हैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं तारिक राठौर भी हमें ज्वाइन करेंगे, एस्ट्रोलॉजर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अत्तर साहब का। अत्तर साहब, ये बताइएगा 2025 में कई ऐसे वाक़यात हुए जिसमें पाकिस्तान को पजीराई मिली, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया गया। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन 2025 पाकिस्तान के लिए कदरे बेहतर रहा। दुश्मन के दांत खट्टे किए, भारत के 7 तैयारे हमने मार गिराए। बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का। सबसे पहले तो ये है कि जो 25 का साल था, जो कि अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, नया साल शुरू होगा, इसमें पाकिस्तान ने मुख्तलिफ, आप समझते हैं, मुहाज़ों पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पाकिस्तान ने बहुत काम किया। पुरानी हुकूमत के बाद से लेकर अब तक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, अस्करी और सियासी तौर पे क़यादत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, एक तालमेल के साथ इन्होंने काम शुरू किया। और जैसे आपने बयान किया कि रवायती जंग में पाकिस्तान ने भारत की अग्रेशन जो उन्होंने की थी मई में पाकिस्तान के ऊपर, उसका ज़बरदस्त जवाब दिया और बहुत ही कम अरसे में, जैसे आपने कहा, पाकिस्तान की जो अस्करी, सियासी और जो ग्लोबल जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। इसके आप दो जो हैं मुहर्रकात हैं, इसके दो पॉइंट्स हैं जो हम ज़हन में रखें। ये एकदम से कोई चीज़ नहीं हुई। जब से ये क़यादत आई है उस वक़्त से अनथक मेहनत जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हर मुहाज पे की है, सियासी हुकूमत के साथ मिलके, गवर्नमेंट को साथ लेके चल के। उसमें आप रेयर अर्थ मटेरियल की ग्लोबल रिकॉग्निशन से लेकर, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के लीडरशिप के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स और बहुत बड़े बड़े जरीदों ने एक नहायत जामे तरीके से बयान किया है कि यहाँ पर ये पाकिस्तान वो है जिसने हिंदुस्तान जो 8-9 गुना बड़ा है, ना सिर्फ उसको शिकस्त दी, बल्कि रवायती जंग में जो ये समझता था हिंदुस्तान कि उसको बर्तरी हासिल है और वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, वो भी आप समझें फॉल्सिफाई हुआ। यानी कि वो भी उनका जो दावा था, जमीन पर जब जंग हुई है, जब आसमान पे और जमीन पे जब जंग हुई है, तो आप देखेंगे पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की बहरिया चौकस रही। पाकिस्तान के जो भी पायलट हमारे शामिल थे उसमें, उन्होंने उनके दिफाई निज़ाम को न सिर्फ नाकारा किया बल्कि 7 जहाज भी गिराए। और सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, कम से कम 70-80 दफा मुख्तलिफ जगहों पर इंटरनेशनली ये बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो क़यादत है और जो पाकिस्तान ने ग्लोबल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए रेस्ट्रेन किया है। मई की जंग में पाकिस्तान बहुत कुछ नुकसान दे सकता था, जी। मगर उन्होंने जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के नॉर्म्स को बरकरार रखते हुए एक मौका अमन को और दिया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए निस्बतन क्या टफ रह सकता है, क्योंकि जो कुछ 2025 में हुआ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जिस तरीके से आपने कहा कि कई जरीदों ने इस हवाले से लिखा कि पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई अहम ममालिक हासिल ना कर सके, तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं दीगर ममालिक की कि पाकिस्तान हमारे साथ इन जगहों पे ताउन करेगा। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान से मुआहिदा किया, दिफाई मुआहिदा किया, और आने वाले वक्त में भी इस तरह के जो है वो मुआहिदे हो सकते हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तो सबसे पहले अपनी कौमी सलामती जो है, जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, पाकिस्तान तो अब उसको मद्देनजर रखता है। उसमें कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया के साथ हो, गल्फ के और ममालिक के साथ हो, वो पाकिस्तान देगा। उसकी वजह है ग्लोबली पाकिस्तान की रिकॉग्निशन कभी भी नहीं हुई इस 78 ईयर्स में। ये पहली दफा हुई है कि साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, चारों तरफ से, सब कॉन्टिनेंट से, तमाम जो ममालिक हैं, अमेरिका है, रशिया है, सऊदी अरब है, यूएई है, बाकी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, चाइना है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि पाकिस्तान के बारे में जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया, रॉ ने स्पॉन्सरशिप की, इंटरनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद, तमाम कुर्बानी के बावजूद जो 26 का साल होगा, जैसे आप कह रही हैं, वो टफ जरूर होगा, लेकिन चूंकि होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड, जैसे सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि वन हु डेयर्स विंस, तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने डेयर किया हिंदुस्तान की अग्रेशन को खत्म करने के लिए, और उनको साहब, तारिक राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इनसे भी बात करेंगे। तारिक, ये बताइएगा कि 2025 तो अब मुकम्मल हो गया है, अब से कुछ देर बाद हम 2026 में दाखिल होने वाले हैं। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान के लिए 2026 कितना मुस्बत रहेगा? और एक अहम सवाल जो किया जाता है हर एस्ट्रोलॉजर से वो ये कि क्या बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन है अपकमिंग ईयर में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। तो देखिए, 2026 पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर साल रहेगा एज़ कम्पेयर टू 2025। इस साल में हम पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर देखेंगे, ठीक है। तेल के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी इस साल 2026 के अंदर। एजुकेशन, जिसे कि एआई ज़माना इस वक्त चल रहा है इस वक्त, तो पाकिस्तान एआई में काफ़ी मतलब तरक्की करेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स निकलेंगे जो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में भी एक अच्छा नाम करेंगे एआई के अंदर। अब अगर हम बात करें बाकी चीज़ों के हवाले से हम देखें तो जैसे भी आपने पूछा कि बानी पीटीआई कब तक रिहा होंगे या क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में मुझे थोड़ी सी ना बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आती है जी। तो अगर अब मैं आपको बताऊं तो ये अगस्त से सितंबर का जो 2026 रहेगा, इसमें एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी आपको। स्पेशली यहाँ पर कुछ इस तरह की तब्दीली है कि या तो ये पाकिस्तान से बाहर जाते हुए नज़र आएंगे या कोई इंटरनल चेंजिंग होगी जो इमरान खान के हक में काफ़ी, बानी पीटीआई के हक में काफ़ी बेहतर रहेगी। अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल साहब के हवाले से हमने डिस्कस भी किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान को पजीराई मिली उनके हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आए। तो 2026 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए कैसा रहेगा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए कैसा रहेगा? अच्छा देखिए, 2026 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड मार्शल साहब की कि इस वक्त जैसे मैंने पता है कि इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब की काफ़ी दुनिया भर में तारीफ़ की जा रही है और उनकी क़यादत की भी बहुत ज़्यादा एक अच्छे अल्फाजों में याद किया जा रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके लिए फील्ड मार्शल साल के लिए भी 2026 एक बहुत अच्छा बेहतर साल रहेगा और साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी रहेगा ये साल बहुत अच्छा, जिसमें शुरू में बता चुका हूँ आपको। अगर इसमें अब बात करें, हम बात करें शहबाज शरीफ साहब के बारे में, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ उनके बारे में कि सितंबर 2026 जो आएगा उसके बाद एक सिचुएशन के साथ, एक ऐसी सिचुएशन आएगी इनके साथ
जिसके हिसाब से इनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं ना, वो उनके हाथ से मुझे जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं गुस्सा समझाऊँ कि फेवर नॉट इन इन इनके इनके कंडीशन इनके हाथ में नहीं है, जो फेवर इनसे जा रही हैं, इनके हाथ से कुछ चीज़ें, राइट्स जा रहे हैं, इख्तियारात जा रहे हैं। अगर मैं आसान अल्फाज उर्दू में बताऊँ तो जी इख्तियारात जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तारिक शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शिराजी साहब आपके वक्त का। 2025 पाकिस्तान को बहुत कुछ सिखा गया और हमने देखा कि इसमें झड़प भी हुई। मैं उसे जंग तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जंग तो उन ममालिक में होती है जो दोनों ममालिक जो है वो बासलाहियत हों। यहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो 7 तैयारी गिरा दिए थे, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार किया। वो जब भी किसी मुल्क के दौरे पे जाते थे तो इसका जिक्र ज़रूर करते थे। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सबसे जरूरी चीज अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल इमेज था, अगर वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या मिलिट्री के लिहाज से, वो काफी बूस्ट हुआ। और हम देखते हैं कि 1971 के बाद इस वक्त शायद पाकिस्तान पहली दफा इंटरनेशनली जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तमाम जितनी सुपर पावर्स हैं, आपकी अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, वो सब आपसे हाथ मिलाने के लिए भी तैयार है और आपके साथ काम करने के लिए भी तैयार है। अपार्ट के जंगी मामलात के ऊपर जो है बेशक हमने एक बड़ी प्रोग्रेस की, लेकिन एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इंटरनल मामलात जो रहे, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहे। अब आप अगला मामला ये है कि 2026 में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। 25 तो गुजर गया, अच्छा ऐसा बुरा था। दहशतगर्दी के हवाले से भी काफी 19 साल रहा तकरीबन। इस साल बाकी सालों, पिछले सालों की निस्बत हमारे मुल्क के अंदर जो कथा कलामी की माजरत चाहूंगी, शिराजी साहब इस पे क्या तज्जिया करेंगे कि दहशतगर्दी पे पाकिस्तान ने काफी हद तक काबू पा लिया है? देखिए, मेरे ख्याल में ये शायद एग्जेजरेट करने वाली बात होगी। अगर हम देखें जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, वो आज तक वोलेटाइल है। अफगानिस्तान एक ऐसा अब भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक गैर हल शुदा इशू है, जिसको हल होना बड़ा जरूरी है। और जितनी बातें हमने की हैं, चाहे वो इकोनॉमिक बूम है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की पजीराई है, अफगानिस्तान का एक ऐसा इशू है जो कि हमारे लिए एक तो जितनी हमारी तरक्की के मौके हैं वो उसको कर्टेल करता है। क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर से जो दहशतगर्दी है वो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रही है, जिसका बहुत बड़ा चैलेंज इस साल भी पाकिस्तान को रहेगा। और हमने इस मामले को हल करना है, क्योंकि अगर हम सीपैक की बात करते हैं, BRI की बात करते हैं, हम अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अपने कारोबार की बात करते हैं, या हम मिनरल एक्सप्लोरेशन और रेयर अर्थ मिनरल की बात करते हैं, तो तमाम जुड़े हुए सिक्योरिटी के साथ। और अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो ये एक सिक्योरिटी का खला रहेगा। लिहाजा सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज इस वक्त नेक्स्ट हुकूमत को आएगा, अपार्ट फ्रॉम के खतरात क्या है, खदशात क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम करेगी नहीं करेगी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जो सबसे जरूरी इशू है कि आपने जब तक लॉ एंड ऑर्डर के इशू को रिजॉल्व नहीं किया, वो उस वक्त तक मसाइल रहेंगे। आपने तरीके इंसाफ की बात की, मैं भी समझता हूँ कि 2026 में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन या पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग है, जब तक वो कम नहीं होते, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस रहेंगे। और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल जो है वो हमारी तमाम तरक्की को जो है वो अंडरमाइन करने की तरफ हमें लेके जाएगा। तो सबसे पहले हमें सियासी तौर पर मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाना होगा और इस मामले को हल करना होगा। अच्छा अदर साहब, जैसे कि शिराजी साहब ने कहा कि सियासत में भी हमने देखा है कि हलचल हुई है, और मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाई गई। अब नए साल में हम देखेंगे कि 28वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जा सकती है, जिसका बैरिस्टर अकील ने बयान भी दिया है, हुकूमत ने इंडिया भी दिया है कि इन तमाम चीज़ों को अगर हम कंपाइल करें तो 2026 में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल होती दिखाई दे रही है, बैकडोर्स। लेकिन सियासत में जैसे ये फरमा रहे थे हमारे कोलीग शिराजी साहब कि पोलराइजेशन और इंस्टेबिलिटी में फर्क है। इस वक्त सियासी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, पोलराइजेशन है। कोई भी मल्टी पार्टी सिस्टम में पोलराइजेशन होती है, और चूंकि ये पाकिस्तान पहले बहुत सालों से रिवेंज पॉलिटिक्स में रहा है, ये पहली दफा है कि इसके ऊपर आपको रिकंसिलिएशन के दरवाजे भी खुलते नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है
पॉलिटिक्स किसी एक बंदे का नाम नहीं होता, ये आप ज़हन में रख लें। ठीक, ये फिर कहीं और चली जाती है बात। रियल पॉलिटिक्स जो होती है, जो रियल पॉलिटिक्स है, उसमें पार्टी मैनिफेस्टेशन से लेकर टियर 1, 2, 3, 4 लीडरशिप की चेन होती है। अगर वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी हो, खानदानी सियासत भी हो, तब भी पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइजेस, रिकंसिलिएशन और निगोशिएशन जो है, ये सियासत का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई भी लीडर, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हो या किसी और पार्टी से हो, अगर आप निगोशिएशन और इन्फ्लुएंस की पॉलिटिक्स आपको नहीं आती, तो आप सियासत में एक आध दफा कामयाब हो सकते हैं, बाकी दफा कामयाब नहीं हो सकते। उसकी एक वजह होती है, जब आपको मौका मिलेगा तो आपने डिलीवर करना है। आपकी पॉलिटिकल विजडम आपकी कॉम्पिटेंस से आती है। सर, अ काइंड ऑफ अगर आपने हमारे भी मुल्क मुज़ाकरात में की बात कर दी है अतहर साहब। नहीं, तो एक मिनट, मुज़ाकर मैं एक बात कंप्लीट कर लूं कि जो अगर निगोशिएशन नहीं कर सकते आप, अगर आप वन वे ट्रैफिक चलाएंगे, कोई भी पार्टी चलाए, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तो वो चल नहीं सकता मामला। तभी ये जितनी भी तरामीम आएंगी, अगर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन के लिए है, मुल्क में सियासत में स्टेबिलिटी के लिए है, जी। तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई अल्लाह माफ करे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है, इसमें तब्दीली लाई जा सकती है। जब भी एक स्टैटिक चीज हो, बिल्कुल जामद हो चुकी हो चीज, रुकी भी आप हो, क्या समझते हैं तो कि 27वीं आईनी तरमीम अवाम के मफाद में थी अतहर साहब जो लाई गई? मैं आपको एक बात बताऊं, जो गवर्नेंस है ना, वो अवाम पे होती है। अगर आपकी गवर्नेंस में बेहतरी आएगी तो अवाम को फायदा होगा। बाकी जो प्राइस हाइक है, या महंगाई ज्यादा है, या रिसोर्सेज की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक आप ग्लोबल सिचुएशन भी देखें। आप जिन जिन मुल्कों में जंगें हो रही हैं, अभी इन्होंने अफगानिस्तान की बात की थी, आप बाकी तमाम मुल्कों को अपने इर्द गिर्द जायजा लेके देखें। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, जी। लेकिन ग्लोबल वॉर्स की वजह से उसकी भी बर्बादी हुई है। जहां तक हमारे इंटरनल, मैं कहूंगा, सिक्योरिटी की बात है, तो मैं ये समझता हूं कि ये साल कुर्बानियों के लिहाज से बहुत बड़ा साल था। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने बड़ी कामयाबियां हासिल नहीं की, हमने कामयाबियां हासिल की हैं। सबसे बड़ी बात ये होती जी। है कि जब आप एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, जब सिंगल पॉइंट एजेंडा आ गया कि अफगानिस्तान से दो भी दहशतगर्दी होगी, और हिंदुस्तान के रॉ के स्पॉन्सर्ड जो भी दहशतगर्दी होगी, चाहे वो BLA हो, चाहे TTP हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे कोई भी हो मुल्क में हमारे, हम उसका सख्ती से जवाब देंगे, सख्ती से निपटेंगे। और जो सियासी ग्रुप इनको स्पॉन्सर करेंगे, उनसे भी सख्ती से निपटा जाएगा। वजह यह है कि जो पॉपुलिज्म होता है, जो ये मकबूलियत है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होता। वो आपको फायदा दे सकता है कि जी आप क्रिज्मे में आ जाएं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अतहर पॉलिटिक्स साहब, हम वो आपसे ये आता भी है जानेंगे। आपकी, नहीं, जी। वो आता है आपकी परफॉर्मेंस से। ये देखें, आप शोहरत की वजह से आपकी अकल में इजाफा नहीं होता। शोहरत एक और चीज है, आपका पॉलिटिकल विजडम, विजन, एजेंडा, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। इन बात को क्योंकि यहाँ पे मिक्स किया जाता है हमारे माशरे में, और हम ये समझ लेते हैं कि एक बंदा, कोई भी हो, वो सारे मामले को हल कर देगा। ऐसे नहीं होता। आप दुनिया में किसी भी जगह पे, मैं ठीक है। एज ए स्टूडेंट, सियासत के स्टूडेंट के अतहर साहब, हिसाब से आपका बता कमेंट दूं, आ गया है। तारिक का रुख कर लेते हैं। तारिक, ये बताइएगा कि अर्थक्वेक के हवाले से, फ्लड्स के हवाले से सितारे क्या बता रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि गांव में, देहात में फ्लड्स आता है, कुदरती आफात होती हैं ये, और फिर से कई लोग जो है वो जूझते हैं। ऑल्दो हुकूमत की जानिब से रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस सितारों की चाल हम देखें ना, तो यहाँ पर एक प्लैनेट होता है जो कि कहते हैं स्टेशनरी प्लैनेट कहलाता है। ये वो प्लैनेट होता है जिससे हम बता सकते हैं कि इस वक्त किस घर में या किस एरिया में, किसी भी मुल्क के किस एरिया में अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है। तो जो मैं पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखता हूँ, उसका जायचा देखता हूँ, तो मुझे ये साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ मुझे कुछ नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ अर्थक्वेक या फिर कोई फ्लड वगैरह आ सकता है। स्पेशली ये जुलाई से सितंबर का जो टाइम हुआ, इसमें आप देखिएगा साउथ साउथ वेस्ट, जिसमें अगर मैं साउथ वेस्ट मतलब यहाँ पर मेरा है कोयटा वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि काफ़ी सारे जो है
वो उसमें नुकसानात सामने आए हैं, जैसे कि हमने 25 में भी देखा, 24 में भी देखा। तारिक, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं और भारत के हवाले से भी हमने डिस्कस किया कि मई 2025 में जिस तरीके से भारत के मुंह पे तमाशा लगाया गया पाक फोर्सेस की जानिब से, आर्मी की जानिब से, तो मोदी साहब के सितारे क्या बता रहे हैं? ऑल दो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो खासे खुश नज़र नहीं आते मोदी साहब से, अब उनका आने वाला साल यानी कि 2026 कैसा रहेगा? 2026 जो है ना, ये मैं आपको बड़े यकीन से बता रहा हूँ कि 2026 इंडिया और मोदी इन दोनों के लिए बहुत ही एक मैं समझ लें कि बहुत ही ख़राब साल जाएगा मईशत के हवाले सबसे पहले, ठीक है। और अगर हम स्पेशली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, तो मैं बड़ी यकीन से कह सकता हूँ कि इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका आने वाला है, जो कि पर्सनली भी हो सकता है, ठीक है, और साथ साथ इनके सियासत पे भी बहुत बड़ा असर देगा, जो कि ना सिर्फ इनके अगर हम करेंगे कि बात सिर्फ इंडिया तक रहेगी, नहीं, ये बात दुनिया तक जाएगी। जो इनके साथ एक इंसल्ट मुझे नज़र आती है कि इनके साथ कोई एक बैड सीन होने वाला है, जो काफ़ी एक इंसल्ट होगी, जिससे इंडिया की बड़ी इंसल्ट होगी और साथ ही साथ मोदी का इसमें बहुत नाम खराब होने वाला है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मतलब 100 में से मैं आपको 95% कह रहा हूँ, ये चीज़ बड़े खुल के नज़र आ रही है ये चीज़। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा गज़ा और इसराइल में जब जंग हुई, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसराइल ने बर्बरियत की, पाक भारत भी जंग हुई, भारत को मुँह की खानी पड़ी, और दोहा में भी हमने देखा कि अटैक हुआ। तो ये आलमी जंग की तरफ हम गए और रुक गए 25 में। क्या 26 में ये चीज़ आगे बढ़ सकती है? देखिए, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 2026 जो है इंडिया के लिए, और बिलखुसूस अगर हम मोदी की बात करें तो बेहतर नहीं जाएगा। अगर इंडिया इस तरह की गलती जो 2025 में कर चुका है और उसका वो हर्जाना भी भुगत चुका है, अगर वो फिर इस तरह की गलती करता है, तो वाकई अगेन मैं फिर वो कहूँगा कि ये इनके लिए बहुत एक दुनिया में एक क्या कहेंगे कि ऐसा इनको जवाब मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से, तो शायद आने वाले वक्तों तक याद रखा जाएगा। तो अगेन मैं फिर वही कर रहा हूँ कि ये टाइम इंडिया के लिए और बिलखसूस मोदी के लिए बहुत ख़राब है 2026 का साल। अच्छा स्पेशली तारिक, हम शराजी मैंने साहब आपको की टाइम तरफ भी बताया। जाएंगे और आपसे ये पॉइंट भी जान लेते हैं कि आखिर ये साल किन लोगों के लिए मुस्बत साबित होगा, बेहतर साबित होगा, क्योंकि अब साल का आगाज़ हो जाएगा आपसे कुछ ही देर बाद जब हम ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। तो वो कौन से लोग हैं, आपके सितारे क्या बताते हैं? देखिए, मैं ये इसका बड़ा आसान सा जवाब ये है कि इस साल 2026 में अगर आप अपने आसपास लोगों में भी देखेंगे, तो हर एक की जो जॉब्स वगैरह हैं वो बहुत स्विच हो रही हैं। लोग अपनी जॉब के और नई नई ऑफ़र आ रही हैं उनके पास, जॉब चेंज हो रही हैं और अच्छी जॉब मिल रही हैं। तो ये सिलसिला कम से कम जून 2026 तक चलेगा, जिसके अंदर जॉब्स के मामला बहुत बेहतर रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बाकी एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, हर क्योंकि 12 ज़ोडिक साइन होते हैं, तो हर एक का साइन का एक जनरल व्यू बता रहा हूँ मैं आपको जी कि इसके अंदर जो फैमिली के जो मैटर्स होते हैं, फैमिली लोगों की जो अनबन वगैरह रहती है, वो मामला भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे बहुत, क्योंकि इस साल का नंबर बनता है 8, 2026 जो 8 नंबर बनता है, और 8 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो एक्चुअली हम देखा जाए जो किंग मेकर होता है ना, किंग मेकर के लिए होता है। यहाँ पर जी जो कोई अगर किसी कंपनी का बॉस है, तो उसको ऐसा समझ लें कि मैनेजर या जनरल मैनेजर मिलेगा जो उसकी कंपनी के लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि वो किंग मेकर होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिराजी साहब, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से। भारत से भी पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, दोनों तरफ कशीदगी है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए अफगानिस्तान से। 2026 में चीज़ें कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में गलतियों से इंसान सीखता है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है, उसे भी अब अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के साथ अपने हालात को बेहतर बनाए बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ 2-3 चीजें बड़ी अहम है। जो डेवलपमेंट इस वक्त आपके रीजन के अंदर हो रही है, उसमें अगर देखा जाए तो यूएई, कतर, सऊदी अरब और इनका जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम अगर बात करेंगे सूडान की, सोमालिया की, यमन की, तो ये मामलात अफगानिस्तान से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने भी मामलात कशीदा हुए, उसके पीछे बैरूनी हाथ बहुत ज्यादा थे। और अब हमें खुल की बात करनी चाहिए कि यूएई का एक बहुत बड़ा रोल रहा है अफगानिस्तान को पुश करने में कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो। और साथ साथ अगर देखें कतर के अंदर जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, उसमें भी यूएई, कतर का खुद अपना बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उसके वेस्टेड तो इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान के क्या अंदर। इसको इस तरीके से लिया जा सकता है
कि यूएई का भारत के साथ एक बेहतर कनेक्शन था, मुस्बत राब्ते थे? नहीं, देखिए, मैं मेरे इस ख्याल बात में को ये अपना मैं भी पूरा जवाब एक देना nexus चाहूंगा। जी जी अतर साहब, मैं आपके साथ आपसे कमेंट लेती हूँ। पहले शराजी साहब जो है अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी शराजी साहब। देखिए, मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए, जो ईरान ने बातचीत की बात की, फिर तुर्की के अंदर नाकाम हुए ये मामलात और तमाम तर बातें, तो उसमें कोई दूसरी राय अब नहीं है कि इन ममालिक का एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो एक चाइना काउंटर पॉलिसी के ऊपर वो फ्रंट लाइन तो पे कतर और यूएई दोनों अमेरिका के बिहाफ पे ऑपरेट करते रहे। अफगानिस्तान ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है कतर और यूएई से, और इसमें अब बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मुज़ाकरात नाकाम हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उनमें इन ताकतों का अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट जरूर शामिल थे। अब अगर देखा जाए ओवरऑल, तो अमेरिका जिस तरीके से दोबारा अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश कर रहा है, फ्यूचर यही नजर आता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर दोबारा अमेरिका आता है तो मामला मजीद ज्यादा खराब होंगे। चाइना के इंटरेस्ट यहाँ पे है, रशिया के हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हैं, तो ये सवाल इस लिहाज से खित्ते की अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं उससे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। पाकिस्तान का जहां तक रोल है, मेरे ख्याल में देखें, हमारे यहाँ इकोनॉमिक बूम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। मिलिटरीली हमारे यहाँ डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं, सऊदीया के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है हमारे साथ जो है बात करने के लिए तैयार है और हमें वेट दे रहे हैं। अमेरिका बज़ाहिर हमारे साथ बड़ा करीब है, हमारे रेयर अर्थ मेटल पे भी उसकी नजर है, मिनरल्स पे। इसके अलावा पाकिस्तान, लेकिन पस मंजर हकायक कुछ और हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं शराजी साहब? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं रही, क्योंकि देखिए, अगर ज़ल्म खलीजात आज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, तो $450 मिलियन आप जहाज भर के अफगानिस्तान भिजवा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी रिजीम है जो कि ना ह्यूमन राइट्स मानती है, ना वुमेन राइट्स मानती है, बल्कि यहाँ दहशतगर्दों का बहुत बड़ा मरकज है जो कि तमाम दुनिया को थ्रेट कर रहे हैं। तो अमेरिका की ड्यूल पॉलिसीज क्यों है? ठीक है, और अमेरिका के ठीक है शराजी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। अतर साहब, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे जानूंगी कि यूएई और अफगानिस्तान में क्या कुछ होता रहा, क्या यूएई ने अफगानिस्तान को बैक किया था पाकिस्तान के हवाले से, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।